1 मार्च 2026 से बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं। मतलब रेगुलेटरी और कंज्यूमर फेसिंग यहाँ पे जो चेंजेस हैं वो इफेक्ट में आएंगे 1 मार्च से। और ये जो बदलाव हैं ये सिर्फ ना तो हमारे जो जीवन है डेली लाइफ से उनको प्रभावित करेंगे, बल्कि ये एक तरीके का स्टांस भी दिखाते हैं गवर्नमेंट का, ही गवर्नमेंट कैसे डिजिटल सिक्योरिटी या फिर डिजिटल फर्स्ट होने की तरफ जो है अपने कदम को बढ़ा रहा है। तो डिटेल में समझते हैं हम इन सारे बदलावों को, क्या चेंजेस होंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मैटर करता है। तो वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक करें, इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहली बात तो हम करते हैं सिम बाइंडिंग की। सिम बाइंडिंग के ऊपर एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना रखी है, आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक दे दूंगा, देख लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट ने अब ये सिम बाइंडिंग का नया रूल लाया है ताकि जो साइबर फ्रॉड्स हैं उनको कर्ब किया जा सके, जो नेशनल सिक्योरिटी उसको इनहेंस किया जा सके। अब यहाँ पे होता क्या है कि अब जैसे आप कोई व्हाट्सअप चलाते हैं, कोई भी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, जनरली लोग व्हाट्सअप ही कह रहे हैं, चाहे व्हाट्सअप हो, टेलीग्राम हो, सिग्नल हो, कोई भी मैसेंजर आप चला रहे हैं जिसके माध्यम से आप जो है नंबर का इस्तेमाल करके मैसेज भेजते हैं, तो आपके उस फोन में वही वाला नंबर होना चाहिए, वरना अब वो व्हाट्सएप, टेलीग्राम या जो मैसेजिंग ऐप है वो नहीं चलेगा। मतलब क्या है, अभी तक ये होता है कि मान लीजिए किसी के पास 2 नंबर है, तो उसने क्या किया है कि एक नंबर उसने अपने मोबाइल में जो है लॉगिन कर लिया है, और लॉगिन करते हुए केवल सिम को रखा था। वो सिम जो है वो घर पे रखता है ना, घर पे रखा है, लेकिन उसका जो व्हाट्सएप है वो उसके फ़ोन में रहता है। तब ऐसे केस में अगर इस नंबर पे इस फ़ोन पे व्हाट्सएप यूज़ कर रहा है, तो सिम इस नंबर पे नहीं हो सकता। अब सिम भी इसी डिवाइस पे होना चाहिए, तभी आप व्हाट्सएप या कोई भी जो मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनका प्रयोग कर पाएंगे। इसको कहा जा रहा है सिम बाइंडिंग। और यहाँ पे जो वेब या डेस्कटॉप रेस्ट्रिक्शंस हैं वो भी लाए गए हैं। जनरली होता क्या है कि ऑफिसेज में आप काम करते हैं तो आप क्या करते हैं, वेब लॉगिन करते हैं कि बार बार मोबाइल नहीं चेक करना। आप क्या करते हैं, अपने ब्राउजर में लॉगिन कर लेते हैं व्हाट्सअप, और वहीं से आपको दिन भर जो भी मैसेज आ रहे हैं, जो भी अटैचमेंट्स आ रहे हैं, सब मिलते रहते हैं। आप काम करते रहे, अपना भी काम वहाँ भेजते रहते हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या किया गया है कि इसमें टाइम लगाया गया है 6 घंटे का, कि 6 घंटे के बाद जो आपका सेशन है, जो आपने वेब ब्राउज़र पे लॉगिन किया हुआ है, वो ऑटो लॉग आउट हो जाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि भाई किसी भी आप लैपटॉप या कंप्यूटर पे सिम तो लगा नहीं सकते। तो ये जो सिम बाइंडिंग का रूल है, यहाँ पे ये लाता है कि आप किसी भी इस तरह के कंप्यूटर पे लॉगिन कर रहे हैं, तो 6 घंटे के बाद आपको फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। फिर से जो प्राइमरी डिवाइस है उसके साथ पेयर करना पड़ेगा, तब आप फिर से काम कर पाएंगे। मतलब अगर आप 8 या 10 घंटे काम करते हैं तो दिन में कम से कम 2 बार आपको लॉगिन करना पड़ेगा। अगर हम बात करें एग्जाम पॉइंट के रेलेवेंस से, तो ये एक तरीके का आपको देखेंगे रेगुलेशन और सिक्योरिटी को लेकर के कदम दिखाता है। मतलब जो साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है उनको थोड़ा और स्ट्रिक्ट किया जा रहा है। डीओटी की जो रेगुलेशंस आ रही हैं उसके लिए ऐसा किया जा रहा है। इसको सबसे ज़्यादा साइबर फ्रॉड से ऐसे जोड़ा जा रहा है कि लोग क्या करते हैं, जो साइबर फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं वो सिम कोई इशू करा लेते हैं किसी फेक नाम पे, या कुछ भी ऐसा सिम उनके पास आ जाता है। फिर उस सिम से केवल एक बार वो अपने मोबाइल पे वो व्हाट्सअप लॉगिन कर लेते हैं, है ना। एक बार उन्होंने सिम लगाया और लॉगिन कर लिया, अब उसके बाद उस सिम को निकाल के फेंक दिया या फिर कहीं रखा हुआ है, लेकिन वो सिम आपका है नहीं। तो ऐसे में जब आपके पास किसी व्हाट्सअप नंबर से आपके साथ फ्रॉड हुआ, आप बता रहे हैं कि अच्छा ये नंबर से हुआ है, तो पुलिस अगर ट्रेस भी करना चाहे तो वो सिम एक्टिव तो है नहीं, तो ट्रेस भी कहाँ से कर सकती है ना। तो ऐसे में ये जो फ्रॉड है बढ़ते हैं। लेकिन अब जब सिम बंडिंग आएगा तो व्हाट्सअप या कोई भी इस तरह का प्लेटफॉर्म यूज ही तभी हो पाएगा जब आपके फोन में वो सिम एक्टिव स्टेट में रहेगा तब, है ना। मतलब पता रहना चाहिए। ज़्यादातर ये बैंकिंग ऐप्स जो होते हैं उसमें ये चीज़ काम करती है, फिजिकल सिम के रिक्वायरमेंट, लेकिन ऐप्स में, मैसेंजर में नहीं काम कर रही थी, लेकिन अब ये आ रहा है। आगे बात करें दूसरे चेंज की, तो वो आया है रेलवे के लिए। भारत सरकार ने रेल वन करके एक ऐप लॉन्च करी हुई है। अब इसमें है क्या कि अभी तक आप अगर रेलवे टिकट बुक कराना चाहते हैं तो आईआरसीटीसी का रेल कनेक्ट का इस्तेमाल करते हैं रिजर्व टिकटिंग के लिए। चाहे आप स्लीपर में कराएं, थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी, किसी में भी आप इसी ऐप का प्रयोग करके या फिर इसकी वेबसाइट का प्रयोग करके टिकट बुक कराते हैं। वहीं पे अगर आप जनरल टिकट लेना चाहते हैं, मतलब अनरिजर्व जो टिकट है, उसके लिए एक दूसरा ऐप था यूटीएस करके, उसका इस्तेमाल करते हैं टिकट बुक करने के लिए। मतलब आपको टिकट बुक करने के लिए 2 तरह की ऐप्स ऐसे रखनी पड़ती हैं, और इस तरह की और भी कुछ ऐप्स हो सकती हैं फूड ऑर्डरिंग और उसके लिए। वैसे फूड ऑर्डरिंग तो इसी में हो जाता है। तो यहाँ पे अभी क्या एक ऐप बनाया गया, मतलब एक कह सकते हैं यूनिफाइड सुपर ऐप बनाया गया रेल वन करके। अब इसमें क्या है कि आपको
अगर अनरिजर्व टिकट बुक करनी है, चाहे रिजर्व टिकट बुक करनी है, चाहे लाइव ट्रेन ट्रैकिंग करनी है कि अपनी ट्रेन देखना है, उसके लिए आपको अलग से ऐप नहीं डाउनलोड करनी। आपको रेल मदद जो है उसके लिए कि आपको पता है रेल मदद की एक अलग ऐप है कि आपको अगर ट्रेन में किसी तरह की असुविधा होती हुई कंप्लेन करना चाहते हैं तो रेल मदद के जरिए करते हैं, या फिर खाना ऑर्डर करना है। मतलब ये सारे जो काम है मुख्य रूप से 5 काम, इसके लिए अब आपको 5 अलग अलग ऐप्स नहीं बल्कि केवल एक ऐप मतलब रेल वन की जरूरत होगी। बस इसी में आप लॉगिन करके सारे काम कर पाएंगे एक ही ऐप से, इसीलिए इसको सुपर ऐप कहा जा रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि आपके पास अगर IRCTC रेल कनेक्ट का लॉगिन है या फिर UTS का लॉगिन है तो वही जो एग्जिस्टिंग आपका जो लॉगिन या क्रेडेंशियल है उसी का इस्तेमाल करके आप रेल वन में लॉगिन कर सकते हैं। और जो आपके वॉलेट हैं जो कि IRCTC और उसमें है, चाहे रिजर्व में चाहे अनरिजर्व में, उस वॉलेट का भी आप प्रयोग वहां पे कर पाएंगे। जब आप लॉगिन करेंगे तो वॉलेट भी आपका शो करेगा। मतलब ये सारी चीजें आपस में सिंक्रोनाइज होंगी। ऐसा नहीं होगा कि अब आपको जो इसमें वॉलेट में जो पैसा था फिर आपको ये वो रिफंड मिलेगा नहीं, फिर आप उसके चक्कर लगाएं फिर हम इसमें नए वॉलेट पैसा डालें, ये सब नहीं होगा। तो ये क्या दिखाता है, जो गवर्नमेंट का कह सकते हैं ई गवर्नेंस वाला जो रूप है वो दिखाता है कि कैसे गवर्नमेंट सिर्फ ऐसा नहीं ऐप्स लॉन्च करे बल्कि उसको और ज्यादा पर्सपेक्टिव में ला रही है ताकि और ज्यादा आसान हो सके लोगों के लिए। जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है उसमें और इम्प्रूवमेंट ला रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे चेंज होने वाला है 1 मार्च 2026 से। अगला जो चेंज है वो है यूपीआई को लेकर के। यहाँ पर अब इनहैंस्ड यूपीआई ऑथेंटिकेशन आ रहा है 1 मार्च से। मतलब ये फिर से वही जो ऑनलाइन जो फाइनेंशियल फ्रॉड या साइबर फ्रॉड हो रहे हैं उनको कर्ब करने के लिए जो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स होते हैं यूपीआई के माध्यम से ठग लिए जाते हैं, तो उसके लिए एक मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन या फिर कह सकते हैं AFA एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन यहाँ पे लाया जाएगा। जनरली होता क्या है कि आप कोई भी पेमेंट करते हैं वर्तमान समय में तो आप केवल अपने पिन पे निर्भर रहते हैं, चाहे वो 4 डिजिट का हो चाहे 6 डिजिट का। तो ऐसे में अगर कोई फाइनेंशियल फ्रॉड आपके साथ हो रहा है तो बस वही एक है, एक ही लेयर है, क्या है, पिन की। आप पिन डालेंगे और वो पिन अगर आपका सही रहा तो वो क्या होगा कि आपका जो पैसा है कोई भी चुरा सकता है। तो इसको लेकर के फ्रॉड होते रहते हैं। लोग क्या करते हैं कि पैसा रिक्वेस्ट की लिंक भेज देंगे या फिर डिफरेंट तरीके होते हैं। आप अगर जनरल लाइफ में देखते होंगे बहुत अलग अलग तरीके से सिर्फ लोगों को ऐसा पेटीएम या फिर जो गूगल पे उसके माध्यम से या जो भी ऐप है उनके माध्यम से ठगने का प्रयास किया जाता है। अब यहाँ पे क्या होगा कि एक मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म काम करेगा। जो भी हाई वैल्यू के ट्रांजेक्शन्स हैं उनके लिए सिर्फ पिन जरूरी नहीं होगा बल्कि एक एडिशनल सिक्योरिटी लेयर होगी, चाहे वो बायोमेट्रिक हो सकता है चाहे OTP हो सकता है, कुछ भी होगा, फिर वो डालना पड़ेगा। उसके बाद जो पेमेंट होगा वो अप्रूव हो पाएगा। तो ये क्या दिखाता है, मतलब जो बैंक हैं और जो पेमेंट प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए ये रहेगा कि अब उनको एक्स्ट्रा लेयर यहाँ पे लेकर के चलना पड़ेगा सिक्योरिटी का, ताकि हाई अमाउंट के जो थ्रेशोल्ड हैं वो सिक्योर रहें। ऐसा ना हो किसी को मूर्ख बना करके या फिर किसी के साथ फ्रॉड करके इस तरह का चीट किया जा सके। तो ये RBI की गाइडलाइन NPCI का जो फ्रेमवर्क है पहले आ रखा है, ऐसा नहीं कि अभी आया है, पहले आ रखा है। अभी 1 मार्च से ये लागू हो जाएगा। अब कैसे इसको थोड़ा समझ लेते हैं हम कि यहाँ पे देखिए क्या है कि ऐसा नहीं कि कोई खास लिमिट है इसमें। एक तो आपको हार्ड लिमिट समझनी होगी जो रिकरिंग पेमेंट्स है। रिकरिंग पेमेंट्स का मतलब जो हर महीने कटने वाले पेमेंट होते हैं, चाहे वो कोई बिल हो चाहे आपका OTT का सब्सक्रिप्शन हो, सॉफ्टवेयर का सब्सक्रिप्शन हो, उसको लेकर के। तो वहाँ पे जो रेगुलर सब्सक्रिप्शन है उसके लिए जो ट्रांजेक्शन की लिमिट है कि 15,000 तक जो ट्रांजेक्शन है वो ऑटो डेबिट आपका होता रहेगा। लेकिन अगर 15,000 से ज़्यादा का वैल्यू है तो फिर AFA रिक्वायर्ड होगा कि मतलब आपको एक्स्ट्रा जो यहाँ पे सिक्योरिटी लेयर है वो मिलेगी। अब आप अप्रूव करेंगे तब वो पेमेंट हो पाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें हाई वैल्यू पेमेंट की तो यहाँ पे जो लिमिट है उसको भी बढ़ाया गया है। चाहे आप म्यूचुअल फंड की बात करें, इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करें, क्रेडिट कार्ड की बात करें, तो वहाँ पे जो ट्रांजेक्शन अमाउंट है 1 लाख से अगर ज़्यादा होता है तब भी AFA रिक्वायर्ड होगा। मतलब OTP वगैरह आएगा या फिर बायोमेट्रिक का इस्तेमाल करके फिर वो देखेगा कि ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये तो कुछ जनरल आपके हैं कि चाहे वो आपका यहाँ पे मैंडेट कोई चल रहा है या फिर स्पेसिफिक हाई वैल्यू के पेमेंट है। लेकिन अगर यहाँ पे हम बात करें जो जनरल लाइफ में पेमेंट्स होते हैं तो उसके लिए एक रिस्क बेस्ड जो है थ्रेशोल्ड वो रखा गया। मतलब कोई फिक्स थ्रेशोल्ड नहीं है कि 10,000 रुपये या 50,000 रुपये, ऐसा नहीं रखा गया। ये रिस्क बेस्ड अप्रोच होगी। मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी पेमेंट प्रोवाइडर हैं और बैंक हैं वो ये अब देखेंगे कि मान लीजिए आप महीने भर में UPI के माध्यम से पेमेंट करते हैं तो बैंकों को ये पता रहता है कि आप महीने में कोई बहुत बड़ी से बड़ी पेमेंट आपने करी है तो 2,000 रुपये करी है किसी को, है ना, इससे बड़ी पेमेंट आप नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर अचानक से ऐसा हो जाए कि आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं 50,000 रुपए की, तो ऐसे सिनेरियोज के लिए ये रिस्क बेस्ड काम करेगा कि वो देखेगा कि ये ट्रांजेक्शन वैल्यू क्या है, जो यहाँ पे
और ये जो ओरिजिनेशन चैनल है वो कहाँ से आ रहा है, किसको पेमेंट करी जा रही है, क्या पहले उस व्यक्ति को पेमेंट इस कस्टमर ने करी है कि नहीं करी है, उसके आधार पे उसको लगेगा कि अच्छा ये तो कोई नया जो पेमेंट है ये कर रहा है कस्टमर, इसको इससे पहले पेमेंट नहीं करी 50,000 रुपए की। जैसे ही वो ऐसा ट्रिगर होगा, चाहे वो 50,000 ही नहीं, चाहे वो 10,000 ही क्यों ना हो, तो उसमें क्या होगा, ऑटोमेटिक ये आपका जो है ये डायनामिक ट्रिगर होगा और फिर वहां पर आ जाएगा क्या, ये एक्स्ट्रा या फिर एडिशनल या फिर मल्टी फैक्टर यहाँ पे ऑथेंटिकेशन आएगा कि फिर वो कहेगा कि आपने अभी तक नहीं करी, कि आप करना चाहते हैं, फिर ओटीपी या फिर आपका फेस और या फिर कोई भी बायोमेट्रिक आपका अंगूठा वो लेगा, उसके बाद वो पेमेंट हो पाएगी। तो इस तरीके का यहाँ पे डायनामिक ऑथेंटिकेशन आएगा। मतलब ये समझिए कि मान लीजिए आप पेमेंट कर रहे हैं, आप अपने भाई को पेमेंट कर रहे हैं और ये पता है कि ठीक है आपने इस व्यक्ति को पहले भी पेमेंट करी, लेट से आपने किसी को 5,000 रुपए तक की पेमेंट करी हुई है, तो आप अगर उसे मान लीजिए 50,000 का या जैसे यहाँ पे लिखा है 45,000 का भी पेमेंट कर रहे हैं, तो बैंक को पता है कि अमुक व्यक्ति को आप पेमेंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कोई नया पेमेंट है। लेकिन अगर आपने किसी नए बंदे को 10,000 रुपए की पेमेंट करी तो वो वहां पे ट्रिगर हो जाएगा। तो इससे होगा क्या, लोगों का जो पैसा है वो सेफ रहेगा, लोग थोड़ा अवेयर हो जाएंगे कि अरे ये कहीं मेरे साथ फ्रॉड वगैरह तो नहीं हो रहा है। फिर आगे हम बात करते हैं यहाँ पे एक और जो चेंज है वो है क्या, जो एलपीजी सिलेंडर्स हैं उनकी प्राइसेस को लेकर के आपको पता होगा हर महीने की पहली तारीख को जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वो इस चीज को देखती हैं कि वर्तमान समय में इंटरनेशनल क्रूड प्राइस के जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस क्या हैं और करेंसी एक्सचेंज रेट्स क्या है, उसके आधार पे वो पहले दिन जो महीने का पहला दिन होता है उस पर देखती हैं या बताती हैं कि जो एलपीजी सिलेंडर्स होंगे उनकी प्राइसेस क्या रहने वाली है। तो जनरली जो डोमेस्टिक सिलेंडर्स होते हैं वो उस पर थोड़ा गवर्नमेंट का वहाँ पे इंटरवेंशन रहता है, तो उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होती हैं। लेकिन जो कमर्शियल सिलेंडर्स होते हैं पूरे मार्केट ड्रिवन प्राइस पे काम करते हैं, तो अगर यहाँ पे प्राइसेस जो हैं बढ़ेंगी या फिर एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो ये भी बढ़ते हैं और ये कम होगा तो ये भी कम होते हैं। तो 1 मार्च से इसकी भी जो प्राइस होगी वो भी डिसाइड होगी आने वाले समय में। जैसे कहा जा रहा है कि एलपीजी सिलेंडर जो कमर्शियल वाले हैं वो महंगे होंगे। अब ये अगर कमर्शियल सिलेंडर्स महंगे होंगे तो सिंपल सी बात है जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो भी आपका बढ़ेगा, क्योंकि अगर आप कुछ भी सामान खरीद रहे हैं खाने पीने का, जैसे होली आने वाली है, तो ऐसे में अगर सिलेंडर महंगा मिलेगा तो सिंपल सी बात है आपके खाने पीने की चीज़ें भी महंगी होंगी, तो इन्फ्लेशन वहाँ पे लाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे ये काम करेगा। तो ऐसे 4 बड़े चेंजेस हैं जो कि 1 मार्च से होने वाले हैं। तो ये था वीडियो, आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। बाकी आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करिए। आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।